हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करा था। ओके। और हमने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में आइंस्टीन ने जो फॉर्मूला दिया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हम देख लिए थे, ऑब्जर्वेशंस भी हमने देख लिए थे तीनों कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिए गए एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर। ठीक है, अभी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। आइंस्टीन ने जो फॉर्मूला दिया था वो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आइंस्टीन ने किसके बेसिस पे दिया था? आइंस्टीन ने दिया था क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट on the basis of क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे जो आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो इजेक्शन वगैरह यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि ये आपका एक बीच में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, ये हमने किया, यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करवाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है, ठीक है। उस तरीके से आपने यहाँ पर लाइट स्ट्राइक कराई, और ये लाइट जो है वो उसकी एनर्जी कितनी है? एनर्जी जो है इसकी, एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन विल बी एच न्यू। अब मैंने एच न्यू क्यों लिखा? देखो हमने कल तो क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो है उसकी एनर्जी जो है वो इतनी होनी चाहिए, बिल्कुल सही पढ़ा था, इतनी होनी चाहिए एनर्जी, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक बार इसका डायग्राम, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। अरे ये ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये मैंने कहा कि ये लाइट डाली है आपने, एच न्यू एनर्जी की लाइट डाली है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी रही है mv²। अभी आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको तो आपको चीज़ें क्लियर होगी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये क्या है? ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट, आराम से बैठा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था। ये आपका मेटल सरफेस है, और ये आपकी जो है जो लाइट गिरी है वो है आपकी इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो ये पूरे डायग्राम के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे अपने पॉइंट को यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं हम कि अगर आपने थ्रेशहोल्ड एनर्जी दी है, माना कि ये जो आपकी एनर्जी थी, ये क्या है आपकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ये आपकी है थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये आपने अगर दी है तो ये तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जो है वो ब्रेक अवे, यूज फॉर ब्रेक अवे फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। मेटल सरफेस से ब्रेक करने का काम करता है। ये जो एनर्जी होती है ये क्या करती है, ये आपकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी है, और ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से ब्रेक करने का काम करती है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है मान लो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो ये अट्रैक्शन फोर्स होगा,
ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी ये क्या करेगी, इस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो इजेक्ट करवा देगी। उसमें जो है इतनी एनर्जी तो आपको लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो ये इतनी एनर्जी लगती है, पर सिर्फ यही तो थोड़ी होगा, आप कोई माप के थोड़ी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इससे ज्यादा एनर्जी अगर आप ले ले, मानो कि ये जो है फ्रीक्वेंसी आप ले ले, न्यू ले ले, ठीक है। अगर आपने न्यू फ्रीक्वेंसी ली है तो ये फ्रीक्वेंसी है हायर देन थ्रेशहोल्ड एनर्जी, हायर देन थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी ली है जो कि इस एनर्जी से तो ज्यादा है, तो ये क्या करती है, दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। जैसे कि ये एच न्यू नोट जो है वो तो क्या करेगी, वो तो करेगी टू ओवरकम अट्रैक्शन फोर्स, टू ओवरकम attraction force between न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसका सिंपल सा मतलब क्या है, यही वाला, ये यहाँ पे लिख दो, ओवरकम करना अट्रैक्शन फोर्स को न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, या फिर जो है इलेक्ट्रॉन को उसकी सरफेस से ब्रेक अवे करना, ही इसका काम है, इसकी एनर्जी का। और ये एनर्जी किसकी होगी, ये ब्रेक करते हुए उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलेगी ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और बची हुई जो एनर्जी है वो क्या होगी, वो होगी mv²। ये mv² एनर्जी जो है उसका काम क्या होता है, उसका काम बेसिकली होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इतनी एनर्जी लेके जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उसकी अपनी कोई गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी तो होगी, रिलीज होके वहां बैठा थोड़ी रहेगा, उसे मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है, जो बची हुई एनर्जी होती है, इतनी तो यूज आ जाती है इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए उसके सरफेस से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। और हटाने के बाद कोई बैठा थोड़ी रहेगा, वो मूव भी तो करेगा, तो उसके मूव करने में भी तो एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ mv² के बराबर होगी, जिसे आप गतिज ऊर्जा या फिर इंग्लिश में आप इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो ये है और कि इतनी फ्रीक्वेंसी की अगर एनर्जी मिली है तो वो इस टुकड़ों में बढ़ जाएगी। पर ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात नहीं होती है, यहाँ पे मान लो कि हमने क्या दिया है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी थोड़ी दी है, हमने यहाँ पे एक फोटोन दिया है, ठीक है। और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। तो ये इतनी एनर्जी देने पर ये ब्रेक होता है इन दो पार्ट्स में, ओके। क्लियर हो गया, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आओ डायग्राम पे, ये रही आपकी एनर्जी, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी गई। इंसिडेंट लाइट जो भी आपने ली, आपने यूवी ली या फिर आपने विजिबल ली, कोई भी लाइट ली जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी थी, और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो जिसकी एनर्जी इतनी थी और फ्रीक्वेंसी थी न्यू, और वो फ्रीक्वेंसी और वो एनर्जी जो है किससे ज़्यादा थी, वो एनर्जी, अगर एनर्जी के तौर पे कहूँ तो ये भी क्या लिखेंगे, एच न्यू लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी कहूँ ओनली तो सिर्फ न्यू नोट लिखेंगे। तो ये एनर्जी किससे ज़्यादा थी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज़्यादा थी, जिसका एक पार्ट तो जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में जो है वो निकल गया, यहाँ पे लिख देते हैं एच न्यू नोट, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में निकल गया। और दूसरा पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा या फिर गति करवाने में जो एनर्जी लगी, गतिज ऊर्जा, उसमें बढ़ गया। तो ये दो भागों में यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे वो दिया। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल फॉर्मूला क्या हुआ कि एच न्यू किसके बराबर होता है, एच न्यू नोट प्लस हाफ mv² के बराबर होता है। क्लियर हो गया, यही तो निष्कर्ष निकला यहाँ से। तो ये क्या होता है, ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ही तो निकला है। और हमने पढ़ा क्या था डेफिनेशन में कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट दे के मेटल की सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है।
और यहाँ पर भी हमने क्या किया है, यही किया है, पर इसे जो है क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर लिया, जिसके लिए हमने ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर लिया। तो आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला दिया था। इसे आप दूसरे फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, mv² इज इक्वल टू, अगर आप ये लिख दें, यानी कि इसको इधर ले जाए बराबर के, इसको बराबर के इधर ले जाए, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो फाइनली आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है v माइनस वी नोट, सॉरी न्यू माइनस न्यू नोट। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। तो यही था आइंस्टाइन का फॉर्मूला। ओके, इसे जो है आप कह सकते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में देखो कि क्या बात कर रहे हैं हम, कि A.H. कॉम्पटन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कि पार्टिकल के लाइट नेचर के रूप में, यानी कि पार्टिकल जो है वो लाइट का जो है पार्टिकल नेचर होता है उसके बारे में एविडेंसेस दिए। क्या? A.H. कॉम्पटन गिव एविडेंस इन फेवर ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का पार्टिकल नेचर होता है उसके फेवर में कुछ एविडेंस दिए, और उस दौरान जो है उसने कॉम्पटन इफेक्ट को जो है वो डिस्कवर किया, राइट, या फिर ऑब्जर्व किया। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि A.H. कॉम्पटन फाउंड दैट इफ मोनोक्रोमेटिक, ध्यान रखना, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे हैविंग वन पर्टिकुलर वेवलेंथ are allowed to fall on carbon or some other light element, the scattered X-ray have wavelength larger than the incident rays and there is decrease in energy of the former। क्या कह रहा है कि A.H. कॉम्पटन ने पाया कि अगर आप एक वर्णीय एक्सरे लाइट को जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य की एक वर्णीय एक्सरे लाइट को अगर आप कार्बन के सरफेस पे गिराते हैं या फिर किसी भी लाइट एलिमेंट के सरफेस पे गिराते हैं, तो वहां से क्या होगा, एक्सरे जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगी, विकिरणित हो जाएगी, यहाँ से एक्सरे स्कैटर्ड हो जाएगी, और स्कैटरिंग की वजह से बाद में आपको एक वेवलेंथ मिलेगी, जो वेवलेंथ बड़ी होगी किससे, इंसिडेंट रेज से। जो यहाँ पे आपने वेवलेंथ ली, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ली, स्कैटरिंग के बाद जो है वो वेवलेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी इंसिडेंट लाइट से, पर जो उसकी एनर्जी होगी लाइट की, ये जो इंसिडेंट लाइट या फिर एक्सरे है, इसकी एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, पहले से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, A.H. कॉम्पटन ने ये पाया कि एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है या तरंग दैर्ध्य है, उसे कार्बन या फिर किसी भी लाइट एलिमेंट के सरफेस पर गिराया जाए तो विकिरणित या स्कैटर्ड एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ जाती है इंसिडेंट रेज से, और जो एनर्जी होती है उस इंसिडेंट रेज की वो जो है वो डिक्रीज हो जाती है पहले से। क्लियर? एंड दिस डिक्रीज इन एनर्जी इज एविडेंट दैट some interaction between X-ray and electron has taken place। ओके, क्या कि इस एनर्जी में यही डिक्रीज जो स्ट्राइक करने के बाद, स्कैटरिंग के बाद जो है वो एनर्जी डिक्रीज होती है, इससे यही पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में और एक्सरे के बीच में किसी न किसी का तरह का इंटरैक्शन हुआ है।
ठीक है। साथ ही दिस डिक्रीज इन एनर्जी और इंक्रीज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ तो इंक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है एक्सरे की, wavelength of X-ray after scattering from the surface of an object is known as Compton effect। इसे ही हम क्या कहते हैं, Compton effect कहते हैं, कि एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक रे एक्सरे जिसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ है, कार्बन या लाइट एलिमेंट पर गिरती है, गिरने के बाद जो स्केटर्ड एक्सरे है उसकी वेवलेंथ और एनर्जी, वेवलेंथ बढ़ जाती है और एनर्जी घट जाती है, और इसी पर्टिकुलर जो है फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं डायग्राम से कि क्या होता है। ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट, ठीक है। अब जो है क्या होता है, इंसिडेंट लाइट आती है, इंसिडेंट लाइट आती है, किस फॉर्म में आती है, वो एक्सरे की फॉर्म में आती है, ठीक है। इंसिडेंट एक्सरे डाली जाती है, ओके, और उस एक्सरे की जो एनर्जी है मान लो वो कितनी है, एच न्यू है, ओके, और उसका जो मोमेंटम है वो एच न्यू सी है, मोमेंटम जो है या फिर संवेग जो है वो एच न्यू सी है, ठीक है। और ये गिरती है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे गिरने के बाद इसे क्या करना था, सीधे इसी डायरेक्शन में मूव करना था, बट नहीं, ये क्या करती है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और स्कैटर्ड हो जाती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जैसे ही ये स्कैटर्ड होती है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ इनके बीच का जो ये एंगल बनता है, ठीक है, ये जो थीटा है यहाँ पे, ये जो थीटा है, सॉरी, ये जो थीटा है यहाँ पे, ओके, ये थोड़ा बीच में से इसको हटा दो, ओके, ये थीटा, वो क्या होता है, वो इस थीटा एंगल से, थीटा स्कैटर्ड एक्सरे, इस एंगल से जो है वो स्कैटर हो जाती है, और इसकी वेवलेंथ अब क्या हो जाती है, लैम्डा डैश हो जाती है। पहले क्या थी, लैम्डा थी, लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ को दर्शा रहा है, और स्कैटरिंग के बाद इसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, लैम्डा डैश हो जाती है, और इसी की एनर्जी क्या हो जाएगी अब, ई डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश। इसी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लांक्स तो कांस्टेंट होता है, ये जो है प्रकाश का वेग है ये भी कांस्टेंट होता है, तो ऐसे लिखा जाएगा, पर फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर चेंज हो जाती है, तो इसे हम डैश से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज होती है। याद रखना यहाँ पे कि एनर्जी जैसे ही डिक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी, पर वेवलेंथ यहाँ पे क्या होगी, बढ़ जाएगी पहले से। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा जो सिस्टम होता है, कॉम्पटन इफेक्ट होता है, वो ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, ओके। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ये स्कैटर्ड हो जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, पर हमें तो क्या करना है, हमें तो यहाँ पे देखना है कि ये जो हमने एक्सरे डाली थी इसका क्या हुआ, तो ये इस डायरेक्शन में जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है थीटा एंगल बनाते हुए, और उस टाइम इस एक्सरे की एनर्जी होती है एच न्यू डैश और मोमेंटम होता है एच न्यू डैश सी, ओके। और ये जो स्कैटरिंग हुई है इससे ये पता चला, कॉम्पटन ने कहा कि यहाँ पर जो ये फोटोन इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन और जो इलेक्ट्रॉन था, फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन है, कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर, इज इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। जैसे ही ये फोटोन जाके सीधा इसको स्ट्राइक करा इलेक्ट्रॉन को, तो ये जब स्ट्राइक करता है तो उस टाइम इनके बीच में जो टक्कर होती है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन या टक्कर होती है वो कैसी होती है, वो प्रत्यास्थ टक्कर होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है, राइट, ओके। इसका अभी थोड़ा सा पार्ट जो है वो बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे।
मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ पर टाइम हो चुका है, तो हम इसे नेक्स्ट में ही करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, ये चलो लिख ही देते हैं। वेवलेंथ में चेंज इतना हुआ, ठीक है, और ये 2h इज इक्वल टू mc साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, ये है कॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला। यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है, डेल लैम्डा जो है यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, ये कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट को दर्शा रहा है। ये क्या है आपका कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट। ओके, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, ये देखो लैम्डा डैश जो है क्या है, स्कैटर्ड एक्सरे की वैल्यू वेवलेंथ है, स्कैटर्ड एक्सरे की, ठीक है, और लैम्डा क्या है यहाँ पर, इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है किसके बराबर होता है, 2h बाय mc। m क्या है यहाँ पर, m जो है मास है इलेक्ट्रॉन का, c यहाँ पर क्या है, वो प्रकाश का वेग है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, h यहाँ पर क्या है, h यहाँ पर आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, ये लिख लेना साइड में। ओके, और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा ये वाला एंगल है, जो हमने ये वाला एंगल देखा है, ये वाला एंगल है थीटा। ओके, ये थीटा हमने यहाँ पे लिखा है। और ध्यान रखना इसको आगे और सॉल्व किया जाता है, जैसे कि ये इस तरीके से अगर हम लिखें तो हालांकि क्या होता है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा स्क्वायर बाय एक्स, 2 साइन थीटा स्क्वायर बाय एक्स, जिसका सॉल्व करने पर क्या मिलता है आपको, 1 माइनस कॉस 2x। और यहाँ पे इस केस में x क्या है, x यहाँ पर है थीटा बाय 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसको अगर हमने करना है क्या, 1 माइनस कॉस 2x के बराबर, तो यहाँ पे कॉस 2 इंटू थीटा बाय 2, x की जगह हमने ये लिख दिया, 2 से 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा आपका h बाय एम सी 1 माइनस कॉस थीटा, इतना ही लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये तो जो है ये पूरा किसके बराबर था, इसके बराबर था, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा बचा। ये पूरा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इसके बराबर था, और यहाँ से यही बचा। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ, वो ये हुआ फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहें कि ये जो फाइनल फॉर्मूला है, इसमें अगर थीटा की वैल्यू, जो यहाँ पे थीटा दे रखा है, ये थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ, ठीक है, तो डेल लैम्डा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई, क्योंकि कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस 0 डिग्री आपका 1 के बराबर होता है, और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री में रख देती हूँ, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, और 1 माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0, और 0 होते ही अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल जो है अपना वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाता है यहाँ पे। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। चलो, तो ये हो गई बात cos थीटा इज इक्वल टू 0 रखने पर। ओके, 0 आता है लैम्डा, डेल लैम्डा। इसके बाद जो है थीटा की वैल्यू अगर हम क्या रख दें, 90 डिग्री रख दें, तो डेल लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे h बाय एम सी इज इक्वल टू, इसकी जब वैल्यू रखेंगे, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास,
प्रकाश का वेग और प्लांक कांस्टेंट, ये सारी वैल्यूज आपको पता है। प्लांक कांस्टेंट मैंने बताया था, प्रकाश का वेग भी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसका भी 9.1 × 10⁻31 समथिंग होता है, ठीक है। तो ये सारा मास की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपको जो है 2.4 पिकोमीटर मिलता है, यानी कि डेल लैम्डा की वैल्यू आपको ये मिलती है। कब? जब यहाँ पर इसकी जगह हम क्या पुट कर दे, इसकी जगह हम पुट कर दे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे cos 90 डिग्री, ये लिख दूं मैं यहाँ पे cos 90 डिग्री 1 के बराबर अगर मैं कहूँ इसे, सॉरी cos 90 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा mc 1 - 0। तो ये इससे तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा h/mc, और 0 से 0 करोगे तो ये देख लो इंटू 1 - h/mc इंटू 0। तो ये क्या रहेगा? यही रहेगा h/mc। क्लियर? तो फिर आपकी वैल्यू भी क्या आएगी? h/mc, जो कि किसके बराबर होता है? 2.4 के बराबर होता है। इसी तरह से लास्ट जो है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 रखने पर, 180 डिग्री रखने पर लैम्डा इज इक्वल टू क्या आता है? 2hmc इज इक्वल टू 4.84 पिकोमीटर आता है। कैसे? देखो इसी फॉर्मूला में आप यहाँ पे क्या रख दे? आप यहाँ पे रख दे 180 डिग्री, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे 180 डिग्री रखते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। और cos 180 किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। और यहाँ पे -1 रखते ही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू mc इज इक्वल टू ये h इज इक्वल टू h/mc 1 + 1, तो ये क्या हो गया? 2। तो 2h/mc, और वो किसके बराबर होता है? सॉल्व करेंगे तो 4.84 पिकोमीटर के बराबर होता है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये पूरा जो है इस तरीके से आप जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि ये क्या करता है? कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वैलिडेट करता है, ठीक है, को वैलिडेट करता है, यानी कि उसको सत्यापित करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे फटाफट देख लो, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और एनर्जी जो है एक टाइम पे उसकी एग्जैक्ट, इन दोनों की वैल्यू एक टाइम पे जो है एग्जैक्ट पता नहीं की जा सकती है, ठीक है। और कॉम्पटन इफेक्ट भी यही करता है कि आपको यहाँ पे क्या दी गई थी? एनर्जी hν दी गई थी। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन से टकराया, ठीक है, स्थिति भी, पोजीशन भी, ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन से टकराया उसने क्या किया? hν एनर्जी इसकी दे दी। अब यहाँ पे आप पता ही नहीं कर सकते कि अच्छा hν एनर्जी दे दी, अब आपने hν तो पता कर दी, पर उसी टाइम पे क्या आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता कर सकते हो फिक्स से टाइम पे? नहीं, क्योंकि hν एनर्जी देते ही इसने जो है hν एनर्जी ग्रहण करके ये झट से मूव किया और मोमेंटम बदल दिया। तो दोनों चीजें, एनर्जी, उसकी पोजीशन या मोमेंटम, दोनों आप एक साथ जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर हम कहते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, राइट? ओके, आज की क्लास में इतना ही। कॉम्पटन इफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।